गलत बात है। ये सबसे छोटी इकाई है, यूनिट ऑफ सेल है, न कि पार्ट ऑफ यूनिट ऑफ बॉडी है। ये पार्ट सबसे छोटा पार्ट नहीं है। ये हम लोग आप खुद ही समझ जाएंगे कि सबसे छोटा अंग और सबसे छोटी इकाई में अंतर क्या होता है। कोशिका की जो खोज किया था, यानी जो जनक थे वो रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने मरी हुई कोशिका को खोजा था और वो छोटी सी जूम करके उसको माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पता चला था। सबसे पहले जो जीवित कोशिका का खोज किया गया था वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा। तो कहेगा कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक है। याद रखिएगा, खोजे वही थे, भाई मरा खोजे या जिंदा खोजे वो अलग बेटर होता है। अब स्लाइडेन एवं श्वास नाम के दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, पूरे शरीर में जहाँ जहाँ है वो कोशिकाएं हैं। तो कोशिका का सिद्धांत यानी शरीर कोशिका से मिलकर बना है, किसने बोला था? स्लाइडेन एवं स्वान ने बोला था। अब एक होती है सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। इसमें दो तरह का क्वेश्चन, मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी, और ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सबसे छोटी। तो पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, ये यूनिसेल्युलर होता है। तो ये दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अब मानव में देखेंगे तो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो मेल के स्पर्म यानी शुक्राणु की होती है। मेल का जो स्पर्म होता है उसके शुक्राणु की कोशिका मानव में सबसे छोटी होती है। और यही मानव में अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के ओवम यानी अंडाणु की होती है। तो फीमेल का ओवम सबसे बड़ी कोशिका और मानव में मेल का सबसे छोटी कोशिका कह देगा तो वो स्पर्म हो जाएगा। मेल का स्पर्म वो सबसे छोटा और फीमेल का ओवम वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अब एक होता है कि सबसे लंबी कोशिका, लेंथ में लंबाई किस चीज का होता है। अब बड़ा और लंबा में कई लोग अंतर नहीं समझते हैं। देखिए, लाल किला बहुत बड़ा है और कुतुब मीनार बहुत लंबा है, तो बड़ा और लंबा में अंतर होता है। तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन यानी ब्रेन की कोशिका होती है। न्यूरॉन यानी ब्रेन की कोशिका। अब एक ऐसी कोशिका होती है, ब्रेन की जो कोशिका होती है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन मतलब क्या होता है कि एक कोशिका टूटकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं एक कोशिका मर गई तो वहाँ खाली जगह हो जाएगा, तो बगल की कोशिका विभाजन कर जाएगी और 1 से 2 में बनेगी। तो देखिए 1 से 2 बन गई तो एक जो विभाजन हुआ है वो अपना जगह एक रख लेगा और जो मर गया एक उसका जगह पे चला जाएगा। तो क्षतिपूर्ति हो सकती है। जो ब्रेन की कोशिकाएं होती है ना, न्यूरॉन सेल, इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। इसलिए अगर आपके ब्रेन के अंदर चोट लग गया ना तो वो ठीक नहीं होने वाला है। यहाँ मारिए तो ऊपर ठीक है चलेगा, और तेज मार दीजिए फूट जाएगा, चमड़ा खून निकलेगा, सही है। और हड़ाहे मार दीजिए हड्डी फूट जाएगा, ठीक है। और अगर हुमच दिए ना तो चला गया वो ब्रेन के अंदर, अब वो ठीक नहीं होने वाला है। इसलिए पुलिस ना आपको कहती है कि बबुआ तू हेलमेट पहन, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन सेल डिवीजन नहीं होता है। एक बार लगा ना तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाओगे, रिसाइकिल बिन में भी नहीं मिलोगे। समझ गया? अब बात करते हैं सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है। जहां विभाजन नहीं वह जगह टूटने फूटने के बाद ठीक नहीं होगा, और जहां विभाजन सबसे तेजी से होगा वहां पर बहुत जल्दी टूट फूट को रिकवर किया जा सकता है। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर होता है। हम ये लीवर में भी बता दिए थे बहिर्स्रावी ग्रंथि नाम के चैप्टर में। लीवर जो होता है, अगर लीवर को काट दीजिएगा ना तो अपने से ठीक हो सकता है। तो क्वेश्चन भी पूछता है वह कौन सी कोशिका है जो अपने क्षतिपूर्ति को स्वतः ठीक कर सकती है, यानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक कर सकती है, तो वो लीवर कर सकता है। और ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। समझ में आ गया? यहाँ बड़ा छोटा ओवरऑल में है और यहाँ बड़ा छोटा मानव में है। अब बात करते हैं कोशिका का मेन अध्ययन चालू करते हैं। जैसे देखिए, अगर आप किसी ईंट को जोड़ते जाइएगा तो वो दीवार बन जाएगा। अब दीवार में तो ऐसा नहीं है केवल ईंट ही लगता है, सीमेंट भी लगता है, मसाला भी लगता है, बालू भी लगता है, लेकिन केवल ईंट का भी खड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा दीवार कमजोर हो जाएगा। तो मेन यहाँ देखिए, ईंट को जोड़ेंगे तो क्या बन गया? दीवार। कई सारे दीवार को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एक रूम बन जाएगा, कमरा। और रूम को सिस्टमेटिक सजा देंगे तो बन जाएगा घर। इसी तरह हमारा ह्यूमन बॉडी भी है। आप कोशिका को जोड़िएगा तो बन जाता है टिश्यूज यानी उत्तक। कोशिका को जोड़ेंगे क्या बनेगा? टिश्यूज यानी उत्तक। और उत्तक को जोड़िएगा तो वो बन जाएगा अंग। जैसे हाथ पर एक अंग है, आंख भी अंग है, जीभ भी अंग है, तो ये सब उत्तक है। सब हड्डी भी एक अंग है, वो भी उत्तक है। अब इन अंगों को जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? शरीर बन जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? कोशिका ये इतना चीज, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आप फिर हम अभी इसी पार्ट में हम आपको समझाते हैं अन्य कोशिकाओं के बारे में। देखिए, हम कोशिका के पार्ट्स को हम लोग देखना चालू करते हैं। कोशिका के अंग यानी कोशिकांग किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आती है कोशिका झिल्ली। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। ये एक झिल्ली के समान होती है और इसी के अंदर सभी कोशिका के अंग होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, न्यूक्लियस हो, गोल्गी बॉडी हो, कोई भी अंग हो, सभी के सभी इसी के अंदर रहते हैं।
इसकी विशेषता समझिए, ये पादप यानी प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और जंतु यानी एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। हम हो गए बकरी, जानवर, घोड़ा, गधा, ये जितने जानवर हैं जो चल फिर सकते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं जानवर, और जो एक जगह खड़े होकर खाली हिल डुल करते हैं उन्हें कहते हैं पादप। जैसे पेड़ पौधे वो एकदम हिल डुल करेंगे, वो क्या हो गया, पादप हो गए। समझ में गया। बकरी क्या हो गई, जंतु हो गई, हम लोग क्या हो गए, जंतु हो गए। तो ये जंतु में भी पाया जाता है और किस में पाया जाता है, पादप में भी पाया जाता है। ये किस चीज का बना होगा, तो प्रोटीन का बना होता है। ये झिल्ली है, कोई भी चीज इसी में रखा रहता है। जैसे आप देखते हो कि सामान खरीदने जाइएगा तो आलू, थोड़ा सा प्याज, नमक, मिर्चा जो भी रह जाता है एक तो झिल्ली में दे देता है। उसी तरह ये कोशिका का झिल्ली है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें रहते हैं। ये कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। अब आप कभी गौर किए होंगे, अगर आप जाइएगा तो कहिएगा 10 रुपये का आलू दे दीजिए, एक तो झिल्ली में दे देगा। 5 रुपये का प्याज, 2 रुपये का मिर्चा, धनिया पत्ती, कुछ ले लीजिएगा इसी में तो एक तो झिल्ली में दे देगा। और अगर उसी में ज्यादा चीज ले लीजिएगा ना तो डबल झिल्ली लगा देगा। देखें इस चीज को। तो जो कोशिकाएं थोड़ी बड़ी होती है ना उनमें डबल झिल्ली होता है। तो डबल झिल्ली किसमें होता है, तो वो दोहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, सेल वॉल जो होता है वो केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। जैसे आपसे कहेंगे कि दोहरी झिल्ली किस में लगाई जाती है, तो भारी सामान में, हल्के सामान में तो एक ही झिल्ली लगेगी। समझा ना। तो पहली झिल्ली को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या मेम्ब्रेन। ये तो सब में रहेगा, जंतु हो या पादप हो। लेकिन दोहरी झिल्ली जो होती है, कोशिका भित्ति, वो केवल किसमें पाई जाती है, पादप यानी प्लांट में। ये इसी झिल्ली के बाहर होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है यानी दीवार होती है, ये कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है और आकार प्रदान करती है। जैसे हम लोग अपनी कोशिकाओं की सुरक्षा कपड़ा से कर लेते हैं, जानवर बाल से कर लेते हैं, पेड़ पौधे अपने किससे करते हैं, कोशिका भित्ति से करते हैं। उनके पीछे एक छाल जो झिल्ली होती है कोशिका भित्ति से करते हैं। ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसलिए पेड़ पौधों से कुछ भी चीज बनाइएगा, पूछेगा कि इसमें क्या पाया जाता है, तो सीधा मारिए सेल्यूलोज। हमारा जो कपड़ा है ये कपास से बना है, रुई से, वो भी पेड़ है तो इसमें भी सेल्यूलोज। जो कागज बनता है वो भी पेड़ से बनता है तो उसमें भी सेल्यूलोज। जो नोट छापा जाता है वो भी कागज से बनता है, सेल्यूलोज। समझ में गया। हाँ, अगर कह देगा कि जीवाणु का किसका बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। कवक का किसका बना होता है, तो कवक का बना होता है काइटिन का। इसका हम पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ले लेंगे, इस सब का पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ हम धीरे धीरे लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लॉस हो जाएगा, तो आप पीडीएफ में ले लीजिएगा। तो देखिए, अगर कहेगा कि जंतुओं में क्या पाया जाता है, तो भैया कोशिका झिल्ली, पादपों में भी कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली दोनों में, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों में। समझ में आ गया आप लोग को। ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। इतना तो समझ गए। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और इसके पार्ट्स को हम समझाते हैं। देखिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। कभी कभी इसके खोजकर्ता पूछता है, खोज कहेगा तो अल्टमैन ने किया था। ये माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ एम से लिख दिए। इसका काम क्या होता है, देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो आपको श्वसन तंत्र में बढ़ा दिए हैं कि हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीजन क्या करता है, तो एक साइकिल चलाता है, एक चेन रिएक्शन करता है, जिसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। अतः उस चेन रिएक्शन को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो कहेगा कि कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, तो कहाँ चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगा। ये जो क्रेब्स चक्र है, इसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं। इसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज को बना देते हैं और यही ग्लूकोज हमको ऊर्जा यानी पावर देता है। तो कहेगा कि ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया, सब यही होता है। कहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है, तो क्रेब्स चक्र। कहेगा कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को लेकर श्वसन का काम कौन करता है, तो ये कौन करेगा बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया। एक और क्वेश्चन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहेंगे, क्रिस्टी। आंतरिक दीवार को हम क्रिस्टी कहेंगे। समझ में आ गया। तो अब बताइए, हमारे शरीर में चारों ओर कोशिका है। जीभ में भी कोशिका है, उंगली में भी है, हाथ में, पैर में, हर जगह कोशिका है और हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि कोशिका जहां रहेगा उस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगी। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि भैया कोशिका सबसे छोटा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर तो खुद ही ये सब चीज है सब। तो देखिए, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। अब एक बात बताइए, मेरे पैर में भी कोशिका है, जीभ में भी है, सब जगह है। एक बात बताइए, जो आदमी दौड़ रहा है, धावक है, उसको सबसे ज्यादा पैर में ऊर्जा की जरूरत है। अब जैसे हम मान लीजिए आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी सबसे ज्यादा ऊर्जा जीभ को जरूरत है, वो करेगा। कोई मान लीजिए सिलाई कर रहा है या बैडमिंटन खेल रहा है तो हाथ में जरूरत है, जबकि बन रहा है हर जगह, किसी को जरूरत है किसी को नहीं है। तो ये बहुत डिसबैलेंस हो गया।
जैसे हम यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, हमारा जीव है इतना बड़ा, अब इस जीव की कोशिका बना रही है क्या चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ऊर्जा बना रही है, और हम 1 घंटा पढ़ा दिए तो ये जीव ऐसे चलते 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 इसका खत्म हो जाएगा, अब ये चलने छोड़ देगा, करेगा, इसे चलना ही छोड़ देगा। और जबकि हम चुपचाप खड़े हैं, ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, तो पैर इतना बड़ा है, उसमें कोशिकाएं ज़्यादा होंगी, ऊर्जा ज़्यादा बनेगा। तो एक आदमी चाहिए ना जो पूरा ऊर्जा को खखोर के लेके आए, कहाँ तक, जीव तक, कि भैया इसको ज़्यादा काम है, इसको दे दो। तो एक आदमी ऊर्जा के परिवहन के लिए चाहिए कि जहाँ ऊर्जा कम है वहाँ से लेके जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पहुँचा दे। इस परिवहन करने वाले का नाम क्या है, गोल्जी ऑपरेटस यानी गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसलिए इसी के नाम पर हो गया, इंग्लिश हिंदी दोनों इसका गोल्जी ऑपरेटस यानी गोल्जी काय होता है। इसकी खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी। ये परिवहन करता है, समझ में गया, जहाँ प्रोटीन की कम जरूरत वहाँ से प्रोटीन उठा के जिसको ज़्यादा जरूरत उसको दे देता है, जहाँ ऊर्जा की कम जरूरत वहाँ से लेके ज़्यादा वाले को दे देता है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर गोल्जी बॉडी नहीं होता ना तो जीव थक गया आया करके तो गए काम से, समझ में गया। ये पूरी शरीर में ऊर्जा को एक बैलेंस बना के रखता होगा, इसलिए आपका शरीर थकता है तो चारों ओर से थक जाता है। ऐसा थोड़ी कि आप थक गए तो कहते नहीं यार कमर थक गया है बाकी सब ठीक ठाक है, ऐसा थोड़ी होता है। पूरी बॉडी को बैलेंस रखता है गोल्जी बॉडी, समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं, तो ये तो गोल्जी बॉडी समझ में आ गया आप लोग को। अगला देखते हैं वैक्यूल्स यानी रसधानी। हमारे शरीर में 65% जो है ना वो 65% पानी है। अब आप कहिएगा 65% पानी है, यानी अगर कोई 100 kg का आदमी है 1 कुंटल का, तो उसमें 65 किलो पानी है। सोच रहा उसके पेट में इतना पानी कैसे गया 65 लीटर। ये पेट में नहीं है पनिया, पेट में तो 1 के 2 लीटर जो पीते हैं। सारा का सारा पानी कोशिका के अंदर भरा हुआ है, कोशिका के अंदर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। और यह पानी कहाँ रहता है, वैक्यूल्स में रहता है, यानी रसधानी में रहता है। हम लोग जो जंतु में आते हैं, एनिमल सेल में, हम लोग का वैक्यूल छोटा होता है, और पेड़ पौधों का कोशिका के अंदर का वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है ताकि पानी को वो स्टोर करके रख सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। शरीर में 65% जल होता है जो कहाँ स्टोर करके रखा रहता है, वैक्यूल्स में। इतना समझ गए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। देखिए अब तारक काय यानी सेंट्रोसोम क्या होता है इसके बारे में याद रखिएगा। सेंट्रोसोम यानी तारक काय की खोज किसने किया, बोबरी नामक विद्वान ने किया था। इसका काम क्या होता है, कोशिका विभाजन। एक्चुअली आप लोग को क्या लगता है कोशिका विभाजन मतलब कोशिका का टूट जाना, गलत बात है। कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका टूट कर 2 कोशिकाओं का निर्माण कर देना। तो इसका मतलब एक था टूट के 2 बन गया तो वो तो पुनर्निर्माण हो गया और बढ़ गया। तो कोशिका विभाजन यानी पुनर्निर्माण का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा पाया जाता है लीवर में, इसीलिए लीवर की कोशिकाएं धड़ाधड़ अपना पुनर्निर्माण कर लेती हैं। और ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है ब्रेन यानी न्यूरॉन में, ब्रेन में नहीं पाया जाता है, इसलिए ब्रेन टूट फूट होता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। अब याद रखिए अगर ये कोशिका विभाजन बहुत तेजी से हो गया ना तो उसी को कहते हैं कैंसर। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज कैंसर। तो किसी भी जगह पे अनकंट्रोल कोशिका विभाजन हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। समझ में आ गया। अब एक बात बताइए कहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता है, न्यूरॉन में। न्यूरॉन कहां पाया जाता है, ब्रेन में। न्यूरॉन कहां पाए जाएंगे, अगर